बड़ी हार में इजराइल ने अपनी सेना का बड़ा हिस्सा हिजबुल्ला का जो नॉर्दर्न फ्रंट है, जो इजराइल का नॉर्दर्न फ्रंट है, जो हिजबुल्ला की रेंज में है, वहां से हटा दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने सोल्जर्स को रिट्रेन करना है या उनको बहुत ज़्यादा वो डिप्लॉयड है। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पर कम से कम 1000 से ऊपर सेटलमेंट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 2 लाख से ऊपर लोग विस्थापित हैं। हिजबुल्ला की का इतना खौफ है कि इजरायली दुहाई मांग रहे हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारे ट्रैवल जारी हैं और हम देखिए फिर एक ऐसे स्थान पे इनके बारे में ज़्यादा हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो देखिए एक बड़ा अद्भुत है। अद्भुत इस सेंस में है कि अभी हमने संडे को एक राफा मसाकर देखा, जिस राफा मसाकर में इजराइल ने बिल्कुल मतलब 47 के ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियंस को नेस्तनाबूद कर दिया, मार दिया और दुनिया से यह कहा कि हमने तो वहां 2 हमास मिलिटेंट्स मारे। उसके बाद हाहाकार मचा। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, सभी जो ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने कंडेम किया। और यहाँ तक कि जो ब्रिटेन के जो लेबर पार्टी के चीफ हैं, स्टीयर कारमर, जो कि लेबर पार्टी के चीफ है और इंग्लैंड में चुनाव होने जा रहा है जुलाई में, और वो संभवतः अगले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा। और उनके बारे में कारमर जो हैं, उनके बारे में ये बात है कि उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। उन्होंने 7 अक्टूबर का विरोध किया, हमास का विरोध किया, इजराइल का समर्थन किया और उसके खिलाफ उनकी पार्टी में बगावत भी हुई। लेकिन फिर भी वो जो कीयर स्टारमर है, उसको अब जो कि इजराइल के साथ अभी भी हैं एक तरह से, उनको ये कहना पड़ रहा है ये जो राफा में बमबारी हुई है इसके हम विरोध में। दरअसल क्या है, नेतन्याहू ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कम से कम इस सवाल पे, राफा में बमबारी के सवाल पे और सिविलियंस कैजुअलिटीज के सवाल पे उनके खिलाफ हो चुका है। उनको अभी भी लगता है कि वो किसी भी तरह से बच के निकल जाएंगे। जैसे घर का एक बच्चा गलती पे गलती करता है, बदमाशी पे बदमाशी करता है, ये सोच के कि सब लोगों का प्यारा हूं, मैं लाडला हूं, मैं हर सिचुएशन से बच जाऊंगा। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो इतनी बड़ी गलती कर देता है कि सारा घर उसके खिलाफ हो जाता है। वही स्थिति देखिए नेतन्याहू की हो गई। और आपको एक चीज और बता दें, जो संडे को जो मैसाकर, जो राफा मैसाकर हुआ, उसके बाद एक दूसरा मैसाकर हुआ ट्यूसडे को। आज एक वहां पर अल मवासी जगह है राफा में, जहां पर संडे के मैसाकर के बाद लोग शिफ्ट किए। उसके बाद वहां पर फिर इजराइल ने बमबारी की। और इस बार एक चीज सामने आ गई कि जो एक्चुअली रीजन क्या था संडे की बमबारी का भी, ट्यूसडे की बमबारी का भी, कि वो कुछ होस्टेजेस वहां से रिकवर करना चाहते थे। इजराइल कुछ होस्टेजेस वहां से रिकवर करना चाहता था जिंदा, और उसने ये कोशिश की, या उनको मार देना चाहता था। भाई यही तो एक मतलब आएगा जब ये चीज सामने आ गई कि होस्टेजेस को अपने रिकवर करने के लिए उसने राफा में संडे को 47 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने आज कम से कम अभी की खबर के अनुसार 13 से 15 के बीच में फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। अल मवासी शिविर में वैसे ही भयंकर बमबारी हुई पूरी दुनिया के सामने। और बात फिर आई खुल के कि अपने होस्टेजेस को ये मार रहे थे या उनको ढूंढ रहे थे, कह रहे हैं ढूंढना, लेकिन हमें विश्वास नहीं। हम तो कह रहे हैं उनको मार रहे थे जान से, उनको जान से मारने की प्लानिंग है। 130 जो होस्टेजेस हमास के पास बच गए हैं, उनमें से कितने तो ऑलरेडी मर चुके हैं। उसमें जो भी 100, 110 जितने लोग भी बच गए हैं, इजराइल चाहता है कि जल्दी से जल्दी सारे होस्टेजेस मारे जाएं, ताकि फिर हम खुल के हमला कर सकें। आपको मैं पहले बता चुका हूं और मैं बार बार इस चीज को बताऊंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो चरित्र हनन हमास का किया गया, जिसके बारे में वीडियो क्लिप जारी किया गया कि 7 अक्टूबर को 5 जो आईडीएफ की महिला सोल्जर्स हैं, उनके साथ अभद्रता हमास कर रहा है, उसकी सच्चाई सारी सामने आ गई। मैंने आपको एक एक कोड बताया था कि अरबिक में हमास के सोल्जर्स क्या कह रहे हैं उन औरतों को, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या किया जा रहा है। कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात आ रही है कि उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया कि प्रेग्नेंट, जबकि कि मतलब दे वांट टू मेक देम प्रेग्नेंट, और हमास के फाइटर्स कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं दैट यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल। और ये जो सारे विरोधाभास हैं। उसके बाद हमास के सोल्जर्स कह रहे हैं कि मतलब उनको डांट, ऑब्वियसली भाई एक आप किसी को होस्टेज ले रहे हैं, तो हमास के सोल्जर्स कह रहे हैं कि चुपचाप बैठी रहो, चुपचाप खड़ी रहो, और उसको ये लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं कि वो रेप की चाहत अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कोई भी आदमी उस
क्लिप को दिखेगा, हम लोग तो उसके क्लिप को दिखा नहीं सकते, लेकिन आप ज़रूर अगर नेट पे जाइएगा तो आपको वो क्लिप दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें हमास के जो सोल्जर्स हैं अरेबिक में कुछ और कह रहे हैं और उसका एकदम गलत ट्रांसलेशन, बल्कि एक जगह तो वो जो यू आर ब्यूटीफुल का ट्रांसलेशन है वो हमास के लोग कह रहे हैं कि उन औरतों से कि ज़्यादा, क्योंकि वो अपना कुछ उनसे कह रही हैं कि हमको छोड़ दो, ये कर दो। तो हमास के एक सोल्जर्स ने, हमास के एक सेनानी ने कहा कि यू आर नो ब्यूटीफुल, यू आर नो ब्यूटीफुल, मतलब यू आर नॉट ब्यूटीफुल, वी डोंट फाइंड यू ब्यूटीफुल, कुछ इस तरह की बात आई। तो वो नो ब्यूटीफुल को इन लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया यू आर ब्यूटीफुल। तो ये देखिए पूरी जो सिचुएशन है, ये उदारवादियों के मुंह पे थप्पड़ है जो ये इस तरीके की चीज़ें सामने आई। चाहे उदारवादी भारत के हों चाहे वो बाहर के हों, सभी एक ही मिट्टी के चट्टे बट्टे हैं। आज यहाँ के उदारवादियों की स्थिति देख लीजिए। 4 जून को रिजल्ट जो भी आए, भारत में एक क्रांति हो चुकी है, एक साइलेंट रेवोल्यूशन, जिसको लोग साइलेंट वोटर कह रहे हैं, एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो चुका है। लोगों का दिल बदल गया है, मन बदल गया है, जो कि मत में वो उस तरीके से व्यक्त हो ना हो। लोग घर बैठने लगे हैं, 50% से ज़्यादा जनता इस बार घर बैठी है। इलेक्शन कमीशन झूठे आंकड़े दिखा रहा है। ये पूरी एक जो हिंदुस्तान में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो गया है। 4 जून को ये 320 सीटें दिखा दे बीजेपी की, 375 सीटें, 400 सीटें बीजेपी की दिखा दे, और ये दिखाएंगे। उसके बाद जो होगा वो फिर वो न मोदी रहेंगे और ना बीजेपी रहेगी, ना आरएसएस रहेगा, जनता सड़क पे आ जाएगी। ये पूरी ऐसी सिचुएशन बन रही है हिंदुस्तान में। तो ये इस पूरी सिचुएशन को जो उदारवादी हैं वो कहीं से समझ नहीं पा रहे, वो इस चीज को बिल्कुल, अच्छा मैं देखिए अभी ये बोल दिया हूं कि इस तरह से बीजेपी करेगी कि जनता वोट देने नहीं निकली है या उसके खिलाफ वोट किया है, फिर भी 375 से 400 सीटें बीजेपी लाने की कोशिश करेगी। खुद बीजेपी के लोग विद्रोह कर बैठेंगे। अब मैंने ये बोल दिया है तो उसके बाद क्या होगा 4 जून में वो एक अलग बात है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मैं इसीलिए मैं आपको बार बार टाइमिंग की बात करता था कि टाइमिंग कि मेरे मुंह से निकला शब्द, क्योंकि मेरे साथ ब्यूरोक्रेसी की, जर्नलिस्ट की, भारतीय सेना से लेकर तमाम जगह की एक बड़ी लॉबी जुड़ी हुई है जो मुझसे आइडेंटिफाई करती है आइडियोलॉजिकली और इमोशनली। और वो जो है जब इस बात को सुनती है, वो लोग देखते हैं इन चीज़ों को, व्यूज़ चाहे मेरे 15 हों, 20,000 हों, 25,000 हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें जिसको देखनी होती है वो देखता है, और जो इस तरह की इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं वो भी देखती है। तो वो इस चीज़ को, जहाँ देखिए मैंने आज आपसे कहा पहली बार कि बीजेपी का इस तरीके से जो एक एक्सपोजर हो रहा है कि वो इतनी बुरी हालत है, फिर भी वो 325-350 सीट लाने की कोशिश करेगी, और बल्कि काउंटिंग के दिन पूरी बेईमानी करेगी। और ये बात मैंने जो अब कह दी, अब देखिए इससे फिर कल कुछ और एक डेवलपमेंट होगा, परसों कुछ और डेवलपमेंट होगा, और 4 जून तक आते आते आप देखिएगा कि हम किसी भी तरीके से बीजेपी को इसमें झुका देंगे। इसलिए देखिए, और हम ऐसा खेल खेलेंगे मेंटल, जो कि ब्राह्मण खेलता है, ऐसा मैं मेंटल हम लोग मेंटल खेल खेलेंगे जिसमें ये लोग चारों तरफ चक्कर काटते रह जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो उदारवादी हैं वो ना इस चीज को समझते हैं ना उस चीज को समझते हैं। इजराइल में जो हो रहा है, कोई उदारवादी नहीं आया इस चीज को कहने की हमास के लोगों को तुम क्यों बदनाम कर रहे हो, हमास के लोगों ने क्या गलत किया है। हमास के लोगों का अधिकार नहीं है ये मतलब होस्टेजेस लेने का। फिलिस्तीन के मतलब ये इजराइल की जो सेना है, कम से कम 2000 से ऊपर महिलाएं बंद हैं, बच्चे बंद हैं 500 से ऊपर। उस समय ये उदारवादियों का वो मतलब आंखें नहीं खुलती हैं, बदतमीज साले, ये उस समय तुम्हारी आवाज मतलब तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं, और तुम जाके वहां पर इस तरह से तुमने कभी इसका विरोध किया है, कभी कोई मोर्चा निकाला है। और आज जब हमास के लोगों ने हमला किया, अपने बल पे किया, बिना तुम्हारे सपोर्ट के, दुनिया के किसी उदारवादी ने हमास का सपोर्ट नहीं किया। जितने ये एनजीओ घूमते हैं इस समय, गाजा में हो रहा, गाजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है, जितने ये सब घूमते हैं ये सब गद्दार हैं। इन्होंने किसी ने भी हमास का और फिलिस्तीनियों का समर्थन नहीं किया जब वो मारे जा रहे थे। जब हमास ने मारा वापस, तो हमास को नई इज्जत मिली, इस्लाम को नई इज्जत मिली। पूरा जो इतिहास है, प्रॉफिट मोहम्मद से लेके खालिद बिन वालिद तक, फिर सलाउद्दीन से लेके तमाम जो इस तरीके के लोग हैं, प्रॉफिट मोहम्मद तो खैर सीधे गॉड के मैसेंजर हैं, उनसे किसी का मुकाबला क्या। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि जो पूरा एक हिस्ट्री है, मतलब ये तक साजिश दुनिया में चल निकली थी कि बहुत सारे देशों ने इस तरीके से ऑफिशियल पॉलिसी अपनी बना दी थी, बनाने जा रहे थे
कि आप वहाँ मोहम्मद साहब का नाम नहीं ले सकते हैं, आप उनके बारे में कोई कंट्रीब्यूशन, जबकि अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका के संसद में प्रॉफिट मोहम्मद का एक सेइंग लिखी है, एक कि मतलब ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लॉ गिवर्स ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका 1776 में क्रांति से वजूद में आया था। तो वो लोग थे जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे, उनके पास विजन था, उन्होंने उस तरीके से रिस्पेक्ट किया कि भाई इन्होंने कानून, सबसे पहले कानूनों की स्थापना की। कानून पहले उस समय इंसान, उसके पहले कहीं ना कहीं मतलब भारत और चीन को छोड़ के जहाँ एक सिविलाइजेशन था, बाकी उस जगह जो मेडिटेरेनियन एरिया है या जो मिडल ईस्ट जिसको हम कहते हैं और यूरोप, वो इसमें बिल्कुल एक वहशी एक इंसान था जिनको मोहम्मद साहब ने सिविलाइज किया, उन्होंने एक कानून के दायरे में बांधा। तो इसलिए देखिए ये सारी चीजें अमेरिका में, लेकिन वो हटने जा रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर हम जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे हम ये सब चीजें हटा देंगे। आज का बयान है। और उसने कहा कि प्रो पैलेस्टाइन जो आंदोलन है उसको हम बहुत जबरदस्त तरीके से क्रश कर देंगे, हम उसको क्रश कर देंगे। और ये आप देखिए फांसीवाद की बहुत बड़ी चाल है। बाइडेन जो है उसको तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया इजराइल के चक्कर में। अब ट्रंप को बैठाएंगे और ट्रंप से और भारी कत्लेआम करवाएंगे, केवल फिलिस्तीन में नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक बड़ा ऑफेंसिव इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म का होने जा रहा है। इसके लिए भारत को तैयार रहना है। भारत के अंदर भी पूरी तरीके से कोशिशें होंगी देशों को डिवाइड करके आपस में लड़ाने की। भारत से कहा जाएगा पाकिस्तान पे हमला करो, बांग्लादेश पे हमला करो, ये करो वो करो। ये सब निकल रहा है इजराइल से। ये सारी कोशिश होगी इजराइल को बचाने के लिए। इसीलिए देखिए जो हमास की लड़ाई है, इसीलिए हमें जो दिन प्रतिदिन, जो मिनट बाय मिनट जो एक्शन हो रहा है वो तो आपको मैं बताता ही हूं, लेकिन हमेशा बड़े मुद्दे भी छूता हूं। और बड़े मुद्दे देखिए, मैंने भारत के चुनाव, ट्रंप, उसके बाद जो आने वाले दिनों में ट्रंप का ऑफेंसिव होगा भारत के ऊपर या पूरी दुनिया के ऊपर और फिलिस्तीनियों के ऊपर, और उसके बाद उसका, और फिर जो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार हो चुका है। रशिया और चाइना उसके पीछे खड़े हैं और ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं है। भारत को भी जबरदस्ती से, अब भारत में देखिए 4 जून के बाद या तो यही सरकार आती है, तो ये तो सरकार वो ऐसी सरकार होगी जनता इसको मारेगी नहीं, भारत में विद्रोह होगा। और अगर एक मिलीजुली सरकार आ जाती है जिसमें मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, हो सकता है बीजेपी का कुछ हिस्सा रहे, हो सकता है विपक्ष का रहे, या प्योर विपक्ष की सरकार आती है, वो भी अस्थायी मतलब रूप में, ऐसा नहीं होगा कि वो लंबे 5 साल के लिए आ जाएगी। तो जो भी स्थिति रहेगी, भारत में भी एक ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का, ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल का जो एक एग्रेशन है, जो डॉलर हेजिमनी है, वो भारत में फिर से लागू करने की कोशिश की जाएगी। है ही वो, मतलब उसको और क्रूर तरीके से लागू करने की कोशिश की जाएगी। अभी देखिए क्या है कि जहां पर गाजा में आज कम से कम 11 मरकवा टैंक्स गाजा में नष्ट किए गए, और इस बार जो है जबलिया में खासतौर पे केंद्रित रहा मामला। दूसरा, जब वेस्टर्न जो राफा में जो आज दूसरी बमबारी आज जो इजराइल ने की, जिसमें जैसे मैंने बताया कि और बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, अभी सारी फिगर्स आ रही हैं, तो वहां पर भी पैलेस्टीनियन फाइटर्स ने पहुंच के वहां पर मोर्चा संभाला। दुनिया के स्तर पे ये पूरी स्थिति हो रही है। जो बड़े बड़े अखबार जो पहले चुप रहते थे, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे, और जो इजराइल का अभी भी समर्थन करते हैं, उन्होंने भी ये जो नई क्लिप्स आई हैं इसके बारे में बात की है, तो अभी भी समर्थन करते हैं, वो तक अब ये लिखने लगे हैं कि नेतन्याहू धीरे धीरे दुनिया में आइसोलेट होता चला जा रहा है। और इसका जो आइसोलेशन है, ये कहाँ ले जाके इसको पटकेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दें, नेतन्याहू का आइसोलेशन हो रहा है, और नेतन्याहू अगर रिप्लेस भी हो जाता है तो ये मत सोचेगा कि गाजा में लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए गाजा में लड़ाई खत्म होने का एक ही तरीका है, हमास के साथ सीधे सीधे आप संबंध बनाएं, हमास को आप माने इस बात को कि हमास एक बड़ी ताकत है और हमास के साथ ही बातचीत की जा सकती है। इसके लिए कोई अगर नई सरकार भी आई, नया प्रधानमंत्री भी आया, वो एग्रेशन रोकेगा, वो सारी चीजें करेगा, सीजफायर भी कर सकता है, लेकिन हमास के साथ बातचीत करना ऐसी चीज है, टेढ़ी खीर है, क्योंकि हमास का रूल जो हो वो सीधे सीधे इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल की जड़ों को बेसिकली खोद देता है। तो इसलिए देखिए अभी जो पूरी स्थिति है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। अब जैसे आज वेस्ट बैंक में एक एनबा चेक पॉइंट है, अब एनबा चेक पॉइंट पे काफी आज भीषण संघर्ष हुआ। ये तुलकरेम में है, तुलकरेम जो कि लिबरेटेड जोन डिक्लेयर हो चुका है, और वहां पर एनबा जो चेक पॉइंट है
वहाँ पर जो देखिए लड़ाई चल रही है वो आपको एक मतलब हैरत अंगेज कर देने वाली बात। एनबा वेस्ट बैंक के उस इलाके में काफ़ी मिनरल्स अंदर छुपे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जो रेडियो एक्टिव जैसे यूरेनियम वगैरह यूज़ किया जाता है, थोरियम यूज़ किया जाता है, उसका एक तीसरा विकल्प भी वहाँ पर है। उसको मैं और खोज करके आपके सामने लाऊंगा। ये देखिए, ये लड़ाइयाँ बड़ी खतरनाक है। अब एक एनबा ये चेक पॉइंट पे आज लड़ाई हुई, उसमें लोकल फिलिस्तीनी लोकल इजराइल मतलब आईडीएफ से लड़े, दोनों तरफ से गोलियां चली, आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये जो अच्छा, फिलिस्तीनी जानते हैं इस बात को, फिलिस्तीनी जानते हैं कि उनकी जो धरती है वो बहुत रिच है और वो संपदा से बहुत धनी है। गाजा में तो खैर अद्भुत मतलब तेल है, और वेस्ट बैंक में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, थोरियम वगैरह जैसे जो रेडियो एक्टिव हो सकते हैं जल्दी, इस तरीके के वहाँ पर मिनरल्स हैं। तो अब ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें देखिए एक एक चेक पॉइंट के लिए लड़ाई हो रही है। इजराइल ने कितना स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह चेक पॉइंट्स वेस्ट बैंक में बनाए हुए हैं। 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी वेस्ट बैंक में, तो उसको 3 भागों में बांटा गया, ए बी सी। तो एक भाग में इजराइल का मतलब इजराइल को अंदर घुसने की आज़ादी, एक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का फुल कंट्रोल, और एक ये जिसमें दोनों आ जा सकते हैं और दोनों का मतलब जॉइंट कंट्रोल। सबसे ज़्यादा जो संपदा वाले इलाके हैं वो जोन सी में है, और ये जोन सी आप देखिए तो पूरा जिगजैग तरीके से, एक सीधे लाइन में नहीं, जिगजैग तरीके से ये पूरा शुरू होता है। ये वेस्ट बैंक के इलाकों से, जरीको से शुरू होता है, जेरूसलम से होते होते उसके बाद पूरा जाता है तुलकरेम से लेके आगे तक। ये पूरा एक ये गेम है। अब इस गेम में आप देखिए तो किस तरीके से जो आम जनता जो फिलिस्तीन की है, इजराइल की जो आम जनता है खास तौर पे, उसको तो ये इस बात की भनक तक नहीं कि उसके नाम पे क्या हो रहा है। और आपको और चीज़ बता दें, आज इजराइल के अंदर, क्योंकि इजराइल के अंदर भी कम से कम 20 करीब 70 लाख इजराइल की पॉपुलेशन है, और उसके अंदर 1/3 जो हैं अरब्स हैं, जो अरब मुस्लिम्स हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, और जिनको वोटिंग का भी राइट्स है, लेकिन फुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है उनको। मैंने बताया था आपको कि उसमें वहाँ पर मतलब बहुत बड़ा एक उसमें एक तरह का लोचा है, मतलब उनको इक्वल राइट्स लॉ के सामने नहीं है। अब उन लोगों ने आज प्रदर्शन किया, और उन लोगों के प्रदर्शन को दबाने के लिए आईडीएफ आगे आई, और आईडीएफ ने कई फिलिस्तीनियों को वहाँ पर गिरफ्तार किया। अब क्योंकि उनके तो ह्यूमन राइट्स ही बहुत कम है, तो उनके ऊपर और ज़्यादा जुल्म उन पर ढाए गए, उनको मारा पीटा गया, उनको कुत्तों से कटवाया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अमानवीय हैं वो वहाँ पर होती रही। अब इस पूरे देखिए माहौल में अब आप बताइए कि जो अमेरिका जो कह रहा था कि हम अपना जो एक सहायता का हम एक पूरा वो ला रहे हैं, और उसमें करीब 22 मिलियन लोगों को खिलाने की ताकत है, उसका जो मैंने आपको कल बताया था कि उसका एक हिस्सा जो आर्टिफिशियल हार्बर अमेरिका बना रहा था गाज़ा कोस्ट पे, वो कहीं तैर के कहीं दूर चला गया। और वो जो तैर के दूर चला गया, अब खबर सामने आई है कि उसमें हमास के कुछ कमांडोज ने वो काम किया। अब बताइए, हमास के कमांडोज ने अमेरिकन जो आर्टिफिशियल हार्बर है वहाँ पर उसको डिस्टर्ब कर दिया, और ये एक वार्निंग और एक लेटर उन्होंने छोड़ दिया, या उसको उन्होंने मतलब लेटर मतलब ऑनलाइन उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को दिखाना चाहते थे कि हमास क्या कर सकता है। हमास, अब बताइए, वहाँ पर अमेरिकन आर्टिफिशियल हार्बर तक पानी के नीचे से भी पहुँचना, हालांकि हमास के पास फ्रॉगमैन है जो कि एक तरह से जो अमेरिकन मरीन्स होते हैं कि जो ज़मीन और समुद्र दोनों में लड़ सकते हैं, हमास के पास भी फ्रॉगमैन है जो ज़मीन और समुद्र दोनों में लड़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से वो इजराइल के सारे डिफेंसेस को पेनिट्रेट करके वो कहाँ से तैर के आए होंगे उधर से, और हो सकता है किसी और हो सकता है लेबनान से वो तैर के आए हों, और वो पूरा अंडरग्राउंड उन लोगों ने, और हमेशा उनका सर पानी के नीचे रहा होगा, घंटों की बात होगी ये। उसके बाद वो आए, उन्होंने अमेरिकन शिप को डिसमेंटल किया, उससे दूर किया, और उसके बाद अपने आप अमेरिकन ने जब ढूंढना शुरू किया, उनको मिला वो हिस्सा जो कि अलग कर दिया गया था। उसके बाद अमेरिकन जो हैं उसको टो करके लाए, और उसके बाद हमास ने उनकी खिल्ली उड़ाई, ये मतलब सरे आम अमेरिका की एक तरह से खिल्ली उड़ाई। अब आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे इस चीज़ को कोई दुनिया में कोई दिखाएगा? इस चीज़ को दुनिया में कोई बताएगा? अब बताइए, हिजबुल्लाह ने जो काम किया है कि पूरा जो उसने लाखों जो लोग विस्थापित कर दिए हैं, इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करेगा?
इजराइल अपनी फौजें नॉर्दर्न फ्रंट से हटा रही है, ये आप देखिए। और इसमें मुझे जो खबर है, नेतन्याहू का इसमें वो मतलब परमिशन नहीं है। नेतन्याहू इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नेतन्याहू के तैयार ना होने के बावजूद वहाँ से सीधे धीरे धीरे जो फौजें हैं इजराइल की वो हटाई जा रही है। अब आप देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है कि इजराइल की फौजें हटाई जाना, उसके बाद राफा में उसका डेस्परेट होकर बमबारी करना कि कुछ होस्टेजेस मिल जाएं, जो नेतन्याहू की लाइन है। इसका मतलब है कि वॉर कैबिनेट जो नेतन्याहू का है उसमें दो लाइन चल रही हैं, वो यूनाइटेड नहीं है। उसमें दो लाइन चल रही हैं। उसमें एक हिस्सा है कि वो कह रहा है पीछे हटो, दूसरा हिस्सा नेतन्याहू वाला है जो कि कह रहा है और मारो और ज़्यादा सिविलियंस की किलिंग करो। अमेरिका उस वाले हिस्से के साथ है जो कह रहा है कि थोड़ा मॉडरेट करो, अभी थोड़ा मॉडरेट, क्योंकि अमेरिका की भी पूरी साख लगी हुई है। इतना बड़ा जहाज़ उसका आके रुका हुआ है, उसके हमास ने उसके जहाज़ को एक हिस्से को अलग कर दिया। और उसके बाद अभी जो स्थिति है कि 1 इंच मतलब क्या कहते हैं, पानी की एक बोतल एड के रूप में अमेरिका गाजा नहीं पहुंचा पाया। एक मुट्ठी गेहूं अमेरिका गाजा नहीं पहुंचा पाया, और उसकी शिप में 22 लाख लोगों का खाना पड़ा है। वो सड़ रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह की स्थितियों से गुजर रहा है, मतलब क्या होगा उस खाने का, है भी नहीं कि वहाँ, ये भी हो सकता है कि ना वो फर्जी हो सब, मतलब हम कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है ना भाई। उनके पास वहाँ तो किसी की निगरानी है नहीं। दुनिया के बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट अखबार, मैं चैलेंज करता हूँ गार्जियन को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, तुम लोग खोजी पत्रकारों जाके पता करो कि अमेरिकन जहाज में एड है कि नहीं, और जाके ये भी पता करो कि हमास के फ्रॉगमेंट ने उस पर हमला किया, उसको अलग किया कि नहीं। ये ज़रा जाके पता करो अगर तुम खोजी पत्रकार हो। गार्जियन वाले अपने उसमें कोई भी अब आर्टिकल गार्जियन का पढ़ने जाएं तो उसमें वो कहते हैं कि हम लोग बड़े गरीब अखबार हैं और हम लोग को कंट्रीब्यूट करो। तो तुम्हें कंट्रीब्यूट करें हम लोग? तुम जो झूठ बोलते हो, इजराइल के साथ रहते हो, और तुम जो हो सच्ची बात नहीं दिखाते हो, कभी भी तुम ये बात नहीं बताओगे कि हमास ने किस तरह से वहाँ पर काम किया, तो और हम तुम्हें मतलब $2 $3 पर आर्टिकल इस तरीके से अपनी जेब से खर्च कर, हम तुम्हें पढ़ेंगे ही नहीं। तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत क्या? हमें तो खबरें मिल रही हैं, हमें तो रेजिस्टेंस से खबरें मिल रही हैं, हमें तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत क्या है? वही बात आ गई कि भारत में जो पूरा चुनाव आयोग जिस तरह से बोलता, चुनाव आयोग को किसी ने सुनना बंद कर दिया। कोई मतलब ही नहीं इसका, इंडिया की मीडिया का कोई मतलब ही नहीं है। पूरी तरीके से तुम जो चाह रहे हो कर रहे हो, जनता मान लेगी कि जनता विद्रोह में उठ खड़ी होगी। वही बात देखिए पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया पूरी एक क्रांतिकारी दौर में प्रवेश कर रही है, और ये जो क्रांति है ये पूरी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल है वो और मतलब उसका जो मुख्य केंद्र है अमेरिका, और उसके जो गुर्गे हैं इजराइल, उसके खिलाफ ये क्रांति है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।